हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी बोर्ड्स के लिए रिवीजन। हम क्लास में क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम जैसे फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में हमारे पास आ सकते हैं, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो। हम कंप्लीट उसको डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। और अगर सिर्फ इतना ही सिलेबस कर लोगे तो तुम्हारे फुल मार्क्स फिजिक्स में यू कैन इजीली स्कोर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। सिर्फ उतना ही पार्ट करेंगे जितना हमारे बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है फिजिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज सबको पता ही है। चार्ज हमारे पास सिंपली क्या होता है कि किसी भी एक मैटर की एक बेसिक क्वांटिटी है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर बताना और मैग्नेटिक बिहेवियर बताना, राइट। अब इसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन इस पे नहीं पूछा जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में पूछा जाता है, बट उससे पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कूलम्स लॉ। अब हमारे पास स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ सिंपली क्या है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, लेट्स सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, और अब ये Q1 और Q2 किसी डिस्टेंस से सेपरेट है, r डिस्टेंस से सेपरेट है। हमारे पास इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स इज नोन एज कूलम्स फोर्स। और ये फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जैसे जैसे इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस को हम इंक्रीज करते जाएंगे, हमारे पास फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया। अब मैंने अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करूंगी यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एक k कांस्टेंट, k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, कूलम्स फोर्स, कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमारे पास क्या है, कूलम्स फोर्स। और यहाँ पे हमारे पास जो k है दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पहले तो बोलते क्या है, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट है। वैल्यू हमारे पास क्या है एप्सिलॉन नॉट की, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 m-2। स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 मार्क में कई बार क्वेश्चन जो है बन जाता है दैट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट ध्यान होनी चाहिए, के की एसआई यूनिट ध्यान होगी। तो के की वैल्यू हमारे पास ये कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। और इसकी एसआई यूनिट इसका जस्ट ऑपोजिट, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के की यूनिट्स और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से याद रखनी है, के और एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाउ इज
force between two charges affected when each charge is doubled and distance between them is also doubled. अब हमें क्या करना है, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है जब दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है हम उसको डबल कर रहे हैं और चार्ज की वैल्यू को भी क्या कर रहे हैं, डबल। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले तो फोर्स किसके इक्वल है, सिंपल के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक। अब न्यू फोर्स की वैल्यू के तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, चार्ज डबल कर रहे हैं तो अगर पहले चार्ज Q1 था तो Q1 का डबल होके क्या हो जाएगा 2Q1, Q2 का डबल होके क्या हो जाएगा 2Q2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल, सो डबल होके हमारे पास क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, so that will be equals to 4k Q1 Q2 अपॉन 4r स्क्वायर, सो ये कैंसिल हो गया, सो f डैश की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, मतलब ये f डैश किसके इक्वल हो गया, f की। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम आंसर में लिख सकते हैं दैट योर फोर्स विल रिमेन सेम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, दैट फोर्स रिमेन्स सेम, दैट्स द आंसर। अब स्टूडेंट्स हमें पता है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम्स। और एक इसका 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। सो एसआई यूनिट हमारे पास क्या है चार्ज की, कूलम्स। सीजीएस यूनिट हमारे पास चार्ज की क्या है, स्टैट कूलम। और हमारे पास ये 1 कूलम के अंदर कितने स्टैट कूलम होते हैं, 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। सो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क के लिए बन सकता है दैट रिलेशनशिप बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। सो 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम्स। अब और यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब स्टूडेंट ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिनोट किससे करते हैं, बाय द सिंबल कैपिटल के। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली क्या है, ये मीडियम टू मीडियम हमारे पास चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ, अभी तक हमने जो फोर्स किया वो फोर्स हमारे पास था वैक्यूम में, दैट इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब अगर मैं उसी दो चार्जेस को एक मीडियम में ले जाती हूँ, लेट सपोज कि मैं उसको वाटर के अंदर ले जाती हूँ, सो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे ही हम उसे वाटर में लेके जाते हैं, अब फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसका मतलब मीडियम में आने की वजह से हमारे पास फोर्स चेंज हो रहा है। सो अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो क्या है, अगर मैं फोर्स वैक्यूम में निकाल रही थी, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0। जब भी मैं नॉट वर्ड यूज करूंगी दैट मीन्स मैं वहां पे बात कर रही हूँ वैक्यूम की। सो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब हमारे पास दूसरा है फोर्स इन मीडियम, तो मीडियम में आके हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 1/4πε। यहाँ पे एप्सिलॉन नाउ क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये क्या था, नॉट लगा दिया था तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
So Q1 Q2 by R square. Now this is your second equation. अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं अगर, तो देखो फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, तो अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या लेफ्ट बच जाएगा, सब टर्म देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होता है उसी को हम नाम देते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बाय द सिंबल के। अब यहां से न्यूमेरिकल भी बनता होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से बोर्ड्स में, और इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। सो जो स्टूडेंट स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो वहां पे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, so it is defined as, किस किस का रेशियो है ये, permittivity of medium, electrical permittivity of medium to the permittivity of free space. So it is defined as the ratio of absolute permittivity of medium to the absolute permittivity of free space. So ये हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। सो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको 1 मार्क के लिए बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हम इसको, अब क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे। लेट्स सपोज कि फोर्स इन वैक्यूम दे दिया, फोर्स इन मीडियम दे दिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है तो एप्सिलॉन की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सो अब इनसे रिलेटेड अभी तक जो टॉपिक किए हैं इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ, कि किस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ सकता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, two charged particles having charge two into 10 to the power minus 8 coulomb. Now they are joined by insulating string, हमने से इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से ज्वाइन कर दिया जिसकी लेंथ है मेरे पास 1 मीटर, एंड द सिस्टम इज केप्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखो क्वेश्चन देख के लगेगा कि टेंशन कैलकुलेट करनी है, सो हमें टेंशन हो जाएगी कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट बहुत सिंपल है। देखो क्या है कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिसके चार्ज की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। देखो ये चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। अब हमने इसको इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से ज्वाइन कर दिया जिसकी लेंथ है हमारे पास 1 मीटर, और इस पूरे सिस्टम को एक टेबल पे रख दिया। तो हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है। सो टेंशन कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब सिंपली फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, ये किसी डिस्टेंस से सेपरेट है, सो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। सो बस फॉर्मूलेस में वैल्यू पुट करोगे कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो बस K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, डिस्टेंस उन दोनों में कितना है 1 स्क्वायर। सो सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 9 2 36 इंटू 10 टू द पावर
-6 न्यूटन यू विल गेट। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बस टेंशन को देख के हमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेट्स सी नेक्स्ट। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टाइप है क्वेश्चन की, जहां से हमारे पास क्वेश्चन बनता होता है, सेकेंड टाइप है न्यूमेरिकल की। देखो क्वेश्चन नंबर 2, टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस हैं +4e एंड +e। Now they are separated by a distance e. They are separated by a distance e. Where should the third charge be placed? For it to be in इक्विलिब्रियम, कि हम थर्ड चार्ज को कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। तो देखो स्टूडेंट्स, अब इस टाइप के लिए क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो चार्जेस हैं 4e एंड e। नाउ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ e। तो पहले तो इतने को बना लेते हैं। फोर e and e. Now they are separated by distance e. ठीक। अब थर्ड चार्ज को हम कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम थर्ड चार्ज को, अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, सो हम थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे, इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पे भी। नेचर सेम है क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव होते तब भी हम क्या करते हैं, हम थर्ड चार्ज को इसके बीच में रखते। लेकिन अगर हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो हम थर्ड चार्ज को बाहर रखेंगे। अभी क्या है, दो चार्जेस हैं, दोनों का नेचर सेम है, तो हमने थर्ड चार्ज को कहीं यहाँ पे रख दिया। लेट्स सपोज ये। ठीक। अब मुझे उसको इक्विलिब्रियम में करना है, तो यहां से मान लो ये डिस्टेंस मान लो कितना है x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a माइनस एक्स। ये चार्ज रख दिया q। तो अब 4e और q दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस x। सो यहां से मेरे पास फोर्स F1 आ जाएगा k 4e q बाय, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है x। अब डायरेक्शन देखो, ये पॉजिटिव, दोनों चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। सो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव दे विल रिपेल ईच अदर। सो इसका मतलब रिपेल करेंगे, इसका मतलब F1 फोर्स लग गया यहाँ पे। अब Q और E, अगेन ये दोनों क्या है, पॉजिटिव, सो दे विल ऑल्सो रिपेल ईच अदर। तो इन दोनों में यहाँ पे फोर्स लग जाएगा F2। ठीक। तो हमारे पास F2 मेरे पास किसके इक्वल आ गया, के क्यू ई अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर। नाउ दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक F1 आ गया और दूसरा क्या आ गया, F2। अब हमारे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब मैं डायरेक्शंस को कंसीडर करूंगी। सो F1 इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में। सो इसका मतलब F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज हमारे पास कंडीशन किसकी दे रखी है, इक्विलिब्रियम की। सो F1 माइनस F2 0 हो गया। दैट मीन्स आई कैन से दैट नाउ F1 इज इक्वल्स टू F2। सो F1 F2 क्या है, इक्वल। तो अगर ये इक्वल है, F1 की वैल्यू पुट कर दो और F2 की। सो यहाँ से हो गया k 4e q बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू k q e अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो ये k से k कैंसिल, q से q, e से e। सो
ये क्या आ गया 4/x² इज इक्वल्स टू 1/a माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो दोनों साइड रूट ले लो सॉल्व करने के लिए। तो 2/x इज इक्वल्स टू 1/a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2a माइनस 2x इज इक्वल्स टू x। सो 2a इज इक्वल्स टू 3x। सो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2a/3। इसका मतलब x हो गया ये डिस्टेंस। इसका मतलब अगर मैं चार्ज को 2a/3 के डिस्टेंस पे रखूं, कौन से चार्ज से 4e से, सो हमारे पास कंडीशन किसकी प्रूफ हो जाएगी, सो दैट हमारे जो चार्जेस हैं वो किस में आ जाएंगे इक्विलिब्रियम में। सो इससे रिलेटेड आप सब क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। 1 मार्क के इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स पता होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना है, चार्जेस की वैल्यू कितनी है ना। सो और कूलम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दैट न्यूमेरिकल्स। अच्छा, अब 1 मार्क में कुछ प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इस जितने टॉपिक हमने कर लिए हैं, सो उसके हमारे पास प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस। जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस चैप्टर है उससे रिलेटेड जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, लेट्स डिस्कस दैट। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास CBSE 2011 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये है दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two point charges placed at a distance d is f. What distance apart should they kept in same medium so that force between them is f/3। देखो क्वेश्चन हमारे पास बहुत सिंपल है। हमें क्या बोल रखा है दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d इज f। तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं और d डिस्टेंस से सेपरेट है, सो उसमें फोर्स लग रहा है f। अब पॉइंट चार्ज कुछ भी एज्यूम कर लो। सो लेट्स सपोज पॉइंट चार्ज q है, सो f हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा k q1 q2 बाय d²। फर्स्ट इक्वेशन है। आगे क्या बोल रहा है व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दे बी केप्ट इन द सेम मीडियम। सो मीडियम सेम है, मीडियम सेम होने का मतलब है हम इस साइन नॉट की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। सेम मीडियम सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज f/3। हमें डिस्टेंस अब कैलकुलेट करना है। सो देखो अब मेरे पास जो f' की वैल्यू आएगी वो k चार्ज बट ऑब्वियस सेम है, डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है और f' हमें क्या दे रखा है f/3। सो ये दे रखा है f/3। सो k q1 q2 बाय d²। सो यहाँ से सॉल्व करोगे सो हमारे पास d' जो आ जाएगा वो √3 टाइम्स ऑफ d आ जाएगा। सारी टर्म्स तो कैंसिल ही हो जाएंगी, बस हमारे पास d' का रिजल्ट क्या आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ d। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, दैट्स आल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2011। In Coulomb's law, on what factors
the value of electrostatic forces, force constant K depends, कि अब K की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है। सो हमें पता है कि हमारी K की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, K की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। सो आंसर लिख दोगे 1 मार्क के लिए क्वेश्चन, दैट द वैल्यू ऑफ K डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। सो द वैल्यू ऑफ depend on the nature of मीडियम। सो K की वैल्यू हमारे पास मीडियम पे डिपेंड करेगी, राइट। सो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। सो बिफोर दैट इसके क्वेश्चंस जितने से ज़्यादा हो उसे ट्राई करो, स्पेशली कूलम्स लॉ पे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस का टॉपिक हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब स्टूडेंट्स देखो, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझने से पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास दैट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब सिंपल ये होता है कि हमारे पास कोई चार्ज है, उस चार्ज के आसपास जो रीजन है, जो एरिया है, जो चार्ज को सराउंड कर रहा है, वो सिंपली होता है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डेफिनेशन अगर आ जाती है 1 मार्क में, दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, दैट इट इज सिंपली डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज स्पेस और रीजन around a charge is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। उसे हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब वो चार्ज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे वो होगा हमारे पास रेडियली आउटवर्ड। देखो, चार्ज के अराउंड जो रीजन सराउंड हो रहा है, जो रीजन क्रिएट हो रहा है, इस रीजन को क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा चार्ज है मेरे पास -q, ये एक चार्ज हो गया -q। अब ये -q है, -q के अराउंड भी जो रीजन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि माइनस हो चाहे प्लस हो, बोथ आर द चार्जेस ओनली। तो इसके अराउंड जो रीजन है ये भी मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो +q और -q। अब +q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं उसकी डायरेक्शन होती है बाहर की तरफ। सो द वर्ड दैट इज रिटन इज रेडियली आउटवर्ड्स। तो इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स। और -q की वजह से हमारे पास डायरेक्शन क्या आ रही है, रेडियली इनवर्ड्स। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं, स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जरूर पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक
So next term is electric field intensity. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। देखो अब इसको मैं समझाने के लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेती हूँ। जैसे मान लो कि मैं चार्ज हूँ, ठीक। अब मैं चार्ज हूँ जो मैं फील्ड को क्रिएट कर रही हूँ, राइट। तो जो फील्ड क्रिएट करता है उस चार्ज को नाम देते हैं स्टूडेंट्स सोर्स चार्ज। तो जो चार्ज फील्ड क्रिएट करता है उस चार्ज को क्या नाम दोगे? सोर्स चार्ज। तो हमारे पास एक ये चार्ज हो गया प्लस क्यू, सॉरी। तो हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज। तो ये प्लस क्यू चार्ज हमारे पास कैसा चार्ज है? सोर्स चार्ज, जिस चार्ज ने फील्ड क्रिएट किया। सोर्स चार्ज। अब क्या हुआ कि ये फील्ड बन गया जिसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस सोर्स चार्ज के अंदर मान लो ये मेरा एरिया है, इस चार्ज के इस एरिया के अंदर अगर कोई बाहर से अंदर आ रहा है तो उसको क्या एक्सपीरियंस करना होगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करना होगा, ठीक। तो जो चार्ज बाहर से अंदर आ रहा है उस चार्ज को हम नाम दे देते हैं, मान लो ये है प्लस क्यू चार्ज, जो कितने डिस्टेंस से सेपरेट है? हमारे पास r डिस्टेंस से सेपरेट है। तो आप ये जो चार्ज है इस चार्ज को हम नाम देंगे स्मॉल क्यूब चार्ज, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज नाम देते हैं। और ये जो टेस्ट चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, एंड इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव चार्ज। दिस चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है? बहुत कम होता है। सो एक प्लस क्यू हो गया, कैपिटल प्लस क्यू। हमारे पास क्या है? सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज एक फील्ड क्रिएट कर दिया जिसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हमारे पास क्या है? टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज जब इस फील्ड के अंदर आएगा तो उसे एक फोर्स एक्सपीरियंस करना होगा, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? कि इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो 1 मार्क में इसकी यूनिट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इसका फॉर्मूला आने वाले इसके बाद जितने भी डेरिवेशंस हम कर रहे हैं सब में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला एज इट इज यूज होगा। इवन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी यूज होगा, सब में यूज होगा। सो हमारे पास हो गया, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमारे पास ये फोर्स है। टेस्ट चार्ज को क्यू लिख दो, चाहे क्यू नॉट लिख दो, बहुत सारी बुक्स में इसकी रिप्रेजेंटेशन क्यू नॉट से है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से आ गई इसकी एसआई यूनिट। सो फोर्स की एसआई यूनिट हमारे पास क्या है? न्यूटन। चार्ज की एसआई यूनिट हमारे पास क्या है? कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमारे पास एसआई यूनिट आ गई स्टूडेंट, न्यूटन पर कूलम, और है क्या? फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम। अब उसके बाद हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर, नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर। अब ये तो एक बेसिक जनरल फॉर्मूला हो गया। अब अगर हमें इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है सोर्स चार्ज की वजह से, तो वो देखो हमारे पास क्या होगी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और एक क्यू नॉट। अगर दो चार्जेस, अभी पिछले ही डेरिवेशन में किया कि अगर दो चार्जेस किसी डिस्टेंस से सेपरेट है तो वहां पे हमारे पास लगता है कूलम्स फोर्स। तो हमारे पास कूलम्स फोर्स F किसके इक्वल हो गया? K क्यू नॉट बाय R²। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, राइट। सो
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब फोर्स की वैल्यू आ गई, ये फोर्स की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगा कि कैपिटल Q Q नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, दैट इट इज इक्वल्स टू के हमारे पास होता था कूलम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू स्टूडेंट कितनी थी 9 × 10⁹ के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप ये स्टूडेंट सबको क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसकी यूनिट्स जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर यूनिट से नहीं लिखी तो कोई मतलब नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स बाय क्यू नॉट, एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम। और अगर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस हैं, हम हर बार इक्वेशन करेंगे, तो हम जो फॉर्मूला जो तुम्हें लर्न रखना है दिमाग में इसको फिट कर लो, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और यहाँ से स्टूडेंट्स हमें ये पता लगा कि जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। देखो इस फॉर्मूले से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं E और R का, तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हमारे पास E वर्सेस R का ग्राफ है, ये भी इम्पोर्टेंट है 1 मार्क के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके बाद आता है वो स्टूडेंट है हमारे पास डायपोल। कि हमारे पास डायपोल क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं या तो पहले, चलो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर कंबाइंड न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल P। क्या है ये इलेक्ट्रिक डायपोल? देखो डायपोल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सियल का, इक्वेटोरियल का डेरिवेशन, ये हमारे 4 या 5 मार्क्स का डेरिवेशन एग्जाम में बोर्ड्स में कवर होता है। सो इलेक्ट्रिक डायपोल बच्चे हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम बट दे आर ऑपोजिट इन साइन, राइट। तो अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं विच आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन, और वो अगर कुछ डिस्टेंस से सेपरेट है, तो वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। दे फॉर्म आर डायपोल। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, मान लो एक मेरे पास चार्ज है +Q, दूसरा मेरे पास चार्ज है -Q। तो ये +Q और -Q किसी डिस्टेंस से सेपरेट हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे, दे फॉर्म आर डायपोल। देखो ये है +Q, दूसरा है मेरे पास -Q। So +Q and -Q, now they are separated by some distance. Let's suppose that कि टोटल डिस्टेंस कितने डिस्टेंस से सेपरेट है, 2a के डिस्टेंस से सेपरेट है। So वो हमारे पास क्या बनाएगा, डायपोल बनाएगा। ठीक, अब ये स्टूडेंट्स मान लो ये मेरे पास क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस a। So इलेक्ट्रिक डायपोल, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस when they are separated by some distance, that are separated by some distance, they form a dipole। अब डायपोल को हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल P। अब ये P हमारे पास किसके इक्वल हो गया, चार्ज कितना है Q, इन दोनों के बीच में मैंने डिस्टेंस ले लिया 2a। डिस्टेंस स्टूडेंट कुछ भी ले सकते हो। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैम ने 2a ही क्यों लिया, a क्यों नहीं लिया, है ना। सो डिस्टेंस चाहे a कर लो चाहे 2a कर लो। 2a का रीजन ये है, आगे हम डेरिवेशन करेंगे, अगर पूरा a ले लेते तो a/2 हो जाएगा, सो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है। तो उसीलिए हमने ओरिजिन से एक डिस्टेंस से
कंप्लीट विल बी 2a। सो P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a। फिर आती है हमारे पास इसकी SI यूनिट। SI यूनिट, चार्ज की SI यूनिट हमारे पास क्या है? कूलम। डिस्टेंस की SI यूनिट क्या है? मीटर। सो SI यूनिट हमारे पास क्या है? कूलम मीटर। ये पेज हैंग कर रहा है, जस्ट अ मिनट, आई एम चेंजिंग द पेज। So electric dipole, two equal and opposite charges that are separated by some distance, they form an dipole, and the value of dipole is equals to, formula of dipole is equals to Q into 2a, और उसकी SI यूनिट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? कूलम मीटर। राइट, अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें एक्सियल लाइन के केस में निकालनी है, इक्वेटोरियल लाइन के केस में निकालनी है, और उसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट में कम इन ईदर इन 4 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन। सो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू axial line of a dipole। क्या कैलकुलेट करना है अब स्टूडेंट्स? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑफ अ डायपोल। अब एक्सियल लाइन का मतलब क्या है? कि जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो हमारे एक्सिस पे है। जिस एक्सिस पे हमारे पास डायपोल है उसी एक्सिस पे हमारे पास क्या है? हमारा एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये हमारे पास है -q, ये हमारे पास है +q। So they are separated by some distance of 2a। ठीक, -q + q, they are separated by a distance of 2a। अब यही एक्सिस है, देखो ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के अलोंग मैंने एक P पॉइंट ले लिया। इस P पॉइंट के अलोंग अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सो ये डिस्टेंस ले लिया ओरिजिन, तो इधर का डिस्टेंस है, इधर का डिस्टेंस P, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है P पॉइंट तक का डिस्टेंस x। राइट, अब अभी मैंने समझाया कि अगर -q है, देखो -q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन होगी रेडियली इनवर्ड्स। इसका मतलब अगर -q है तो हमें उस चार्ज की तरफ जाना है, उसको अप्रोच करना है, और अगर +q आ गया तो हमें उससे दूर भागना है, हमें उसके पास नहीं जाना है, हमें उससे आगे जाना है। रेडियली इनवर्ड्स फॉर -q एंड रेडियली आउटवर्ड्स फॉर +q। सो अब मेरे पास क्या है यहाँ पे? -q। सो -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगी? राइट, तो अब ये E1 की वैल्यू मुझे बताओ क्या होगी? कि ये E1 किसकी वजह से है? -q की वजह से। तो ये q सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताएगा रेडियली इनवर्ड्स और रेडियली आउटवर्ड्स। सो k q अपॉन, अब इस P पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ, ओरिजिन तक का डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स a, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x + a होल। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है हमारे पास E2। सो E2 मेरे पास किसके इक्वल है? k। अच्छा, E2 देखो अब होगा क्या? प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? आगे। तो ये हो गया स्टूडेंट्स मेरे पास E2। अब E2 की वैल्यू देखो क्या होगी? k इंटू क्यू अपॉन में मेरे पास क्या हो जाएगा? यहाँ x में से a क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। राइट, तो हमारे पास एक E1 आ गया और दूसरा मेरे पास क्या आ गया? E2 आ गया। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगी? E1 - E2। राइट,
तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्यों माइनस किया, एक की डायरेक्शन इधर है और दूसरे की इधर है, तो हमारे पास नेट क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो E1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, KQ अपॉन x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन x माइनस ए होल स्क्वायर। बस अब फिजिक्स का काम यहाँ तक खत्म है, आगे हम सॉल्व करेंगे इसका मैथमेटिकल पार्ट। KQ को कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस ए होल स्क्वायर। सो KQ यू कैन टेक इट एज कॉमन, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस ए होल स्क्वायर x माइनस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर माइनस x प्लस ए होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, सो KQ a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर को क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आ गया, KQ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2xa अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये आ गया KQ माइनस 4xa अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल। अब यहाँ से देखो, बस इस माइनस को बाहर ले लो, माइनस KQ। अच्छा देखो, 4x ए की जगह पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2x इंटू 2a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, ये Q इंटू ये 2a, Q इंटू 2a सिंपली मेरे पास क्या है, डायपोल P। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 T, ये x वैल्यू कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। माइनस साइन चाहे नहीं लिखना है, नहीं लिखो, अब आगे यूज बताऊंगी ये माइनस साइन क्यों आया है। अब इसी में हमारे पास केस नंबर 1 है कि लेट्स सपोज कि जो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये बहुत ज्यादा दूर है, राइट। दैट मीन्स अगर मैं ये बोलती हूँ कि ये x जो डिस्टेंस है ये मच मच ग्रेटर देन है e, तो इसका मतलब मैं a को निग्लेक्ट कर सकती हूँ। तो a को जब मैंने निग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा x टू द पावर 4, ये x से x कैंसिल हो गया, एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई माइनस 2p ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब। ये दोनों रिजल्ट अब ध्यान रखने हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कि अब ये फॉर्मूला सिर्फ हम तब लगाएंगे जब हमें हमारा न्यूमेरिकल डेटा इस तरीके से दिखेगा कि जिसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब जो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, जिसमें हमारा x की वैल्यू ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत ज्यादा दे रखा है हमारे दो चार्जेस के सेपरेशन से, तब सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करोगे। अदरवाइज x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी होगी स्टूडेंट्स, e की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी होगी, एंड देन यू विल गेट योर आंसर ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप स्टूडेंट्स ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हमारे पास दूसरा है, ये तो हो गया एक्सियल लाइन, सेम इसी पैटर्न पे है, सेम कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन हमारे पास होता है कि दो चार्जेस के परपेंडिकुलर, मतलब दो चार्जेस जिस डिस्टेंस से सेपरेट है उसके परपेंडिकुलर हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया, राइट। तो देखते हैं क्या है। So next is electric field intensity
ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हमारे पास है माइनस क्यू, ये हमारे पास है प्लस क्यू। कितने डिस्टेंस से सेपरेट है? 2 डिस्टेंस से सेपरेट है। अब हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन है, मतलब हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स कि अब ये डिस्टेंस मैंने एज्यूम कर लिया x, तो ये डिस्टेंस कितना होगा a, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा a। अब मैंने एक लाइन कनेक्ट कर दी, इसको और इसको। अब मुझे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। ये एंगल मान लो हमारे पास थीटा था, ये एंगल भी मेरे पास कितना हो जाएगा? थीटा। अब इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। सो ये मेरे पास है माइनस क्यू। ये माइनस क्यू की वजह से सबसे पहले देखो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बताया माइनस आ गया तो उसकी तरफ अप्रोच करना है। सिर्फ स्टूडेंट अभी डायग्राम को समझो, बाकी कुछ नहीं समझो। माइनस क्यू आ गया, माइनस की डायरेक्शन होगी ये E1। फिर ये मेरे पास क्या है? प्लस क्यू। तो प्लस की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा? इधर E2। ठीक, अब हमारे पास क्या हो गया? E1 की वैल्यू आ गई, ये E2 की वैल्यू आ गई। इसको देखो, अगर हमारे पास ये ऐसे दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। तो अब मैं इसको वेक्टर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकती हूँ, राइट। सो ये मेरे पास E1 है, ये थीटा एंगल जिस बेस लाइन के साथ बनता है वो कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा, और ये E1 का हो जाएगा साइन कंपोनेंट, दैट इज E1 साइन थीटा। सिमिलरली ये E2 है, थीटा एंगल इस बेस लाइन के साथ बना रहा है, तो ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है? E2 साइन थीटा। बस E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो दे विल कैंसल आउट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास ये इन दोनों को ऐड करके आ जाएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बस इतना सा ही काम था। अब E1 E2 निकालना बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज आ गया Q/r²। तो देखो E1 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? K। चार्ज हमारे पास क्या है यहाँ पे? माइनस Q, तो यहाँ पे ले लो Q अपॉन डिस्टेंस। अच्छा, तो देखते हैं, ये a है, ये डिस्टेंस x है, तो ये पाइथागोरस से डिस्टेंस कितना आ जाएगा? x² प्लस a²। तो ये हो गया KQ/r², तो x² प्लस a² का होल। ये आ गई E1 की वैल्यू। फिर दूसरा है मेरे पास E2। E2 हमारे पास क्या हो जाएगा? KQ ओवर अंडर रूट से ये x, ये a, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x² प्लस a²। तो x² प्लस a² का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ये हमारे पास वैल्यू आ गई E1 की, और दूसरा E2 की। E2 शायद दिख नहीं रहा होगा, E2 में दोबारा से लिख देती हूँ। तो E2 हमारे पास कितना हो गया? KQ ओवर सेम अंडर रूट x² प्लस a² का स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये E1 की वैल्यू आ गई, ये E2 की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि इसकी वजह से ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सो नेट इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगे? कैंसिल। सो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हमारे पास ये E1 और E2 की वैल्यू हमारे पास देखो क्या है? इक्वल। देखो ये E1 और E2 ये हमारे पास क्या है? इक्वल। So it can be written as 2E1 cos theta. So 2E1, E1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? KQ अपॉन x² प्लस a²। cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज अंडर रूट x² प्लस a² का स्क्वायर। हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट्स इट। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? E नेट
अब यहाँ पे वापस से देखो, ये Q इंटू 2 है, डायपोल बन रहा है, तो लिख दिया P। K की वैल्यू है 1/4πε0 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारे पास आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। सेम यहाँ पे भी वही केस है। अब हमारे पास लेट्स सपोज कि x की वैल्यू बहुत बहुत ग्रेटर है a से, सो अगेन a को निग्लेक्ट कर दो, a को निग्लेक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा E net is equals to P upon 4πε0 x क्यूब। अब यहाँ से रिलेशन आ गया, देखो E एक्सियल का जो रिजल्ट आया था वो हमारे पास था 2P upon 4πε0 x क्यूब, और E इक्वेटोरियल का केस हमारे पास क्या आया, P upon 4πε0 x क्यूब। अब इन दोनों में रिलेशन क्या आ गया, डिवाइड कर दो, आंसर पता लग जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, दैट 1 मार्क में पूछा था दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल। तो स्टूडेंट्स अगर इसको डिवाइड कर दिया तो देखो ये P से P कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ, देखो ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल हमारे पास 2 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स यहाँ से एक रिलेशन डिराइव हो गया कि ई एक्सियल हमारे पास क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार प्रूफ करना इस फॉर्म में आ जाता है, दैट प्रूव दैट ई एक्सियल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। जहां से क्वेश्चन बन जाता है, इसके न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सियल और इक्वेटोरियल का एक रिलेशन आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन एंड ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। सो वो रिलेशन हमारे पास क्या था कि ई एक्सियल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। अब उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, सो कितना टॉर्क वो एक्सपीरियंस कर रहा है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल when placed in an electric field। तो अब क्या फाइंड आउट करना है, हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है जब हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं। सो डायपोल हमारे पास क्या था कि हमारे पास दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस थे, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सो अब देखो हमारे पास ये है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फील्ड के अंदर मैंने डायपोल को रखा, इसका मतलब एक हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है और दूसरा हमारे पास है प्लस क्यू चार्ज। सो दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a रखा। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास मान लो थीटा एंगल कुछ बना रही है, ठीक। सो टॉर्क कैलकुलेट करना है। सो अगर स्टूडेंट्स हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है तो ये प्लस क्यू की वजह से हमारे पास एक फोर्स होगा। सो प्लस क्यू की वजह से फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास है बाहर की तरफ, राइट। मींस हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इस साइड एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा F1, और माइनस क्यू की वजह से इस साइड होगा F2। F1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स, Q इंटू ई। F2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, Q इंटू ई। अब मुझे टॉर्क
कैलकुलेट करना है। देखो अब क्या हो रहा है एक्चुअल में कि हमारे पास ये दोनों फोर्सेस F1 और F2 ये हमारे पास है इक्वल एंड ऑपोजिट, सो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। बट नेट फोर्स तो 0 हो गया, पर हमारे पास इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। टॉर्क में हमने 11th क्लास में ये चीज पढ़ी थी। तो अब अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये क्या बनाएगा, इसमें एक रोटेटिंग फोर्स एक्ट होगा विच इज नोन एज टॉर्क। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टॉर्क किसके इक्वल होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हैं। ये तो मेरे पास हो गया थीटा, इसका मतलब ये 2a का जो इधर कंपोनेंट होगा वो होगा 2a cos थीटा, और एक इधर कंपोनेंट हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, 2a sin थीटा। सो हमारे पास हो गया टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या है, 2a sin थीटा। सो टॉर्क स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया, फोर्स की वैल्यू यहां से आ गई QE मल्टीप्लाई बाय 2a sin थीटा। अब ये Q मल्टीप्लाई बाय 2a ये किसके इक्वल है, डायपोल के। सो यहां से टॉर्क की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, PE sin थीटा। सो हमारे पास टॉर्क experienced by an electric dipole when placed in an electric field, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, that torque is equals to PE sin theta। P हमारे पास क्या था, डायपोल, E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, थीटा हमारे पास क्या है, सिंपली एंगल। साइन थीटा है तो मैं टॉर्क को ऐसे भी लिख सकती हूँ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, सो मैं इसको लिख सकती हूँ P क्रॉस E। अब बेस्ड ऑन द थीटा एंगल वी कैन कैलकुलेट कि हमारे पास जो कंडीशन हमारे पास क्या है, कब स्टेबल है, कब हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास केस 1 देखो क्या है, केस 1 है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0, साइन 0 होने पे टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin 0। सो साइन 0 स्टूडेंट्स क्या है, 0। सो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। टॉर्क 0 हो गया, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब दूसरा देखो हमारे पास क्या है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमारे पास क्या है, थीटा को ले लो 90। सो अब अगर थीटा 90 हो गया, सो टॉर्क क्या हो जाएगा, PE sin 90। तो साइन 90 क्या है, 1। सो टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, PE। तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे आ गई, डायपोल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, मैक्सिमम टॉर्क है एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। सो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हमारे पास बेसिक सा टॉपिक है जिसमें हम ये देख रहे हैं टॉर्क कैलकुलेट किया और उसकी कंडीशन देखी। इसको एक बार जल्दी से नोट कर लो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। सो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास इसी टॉर्क से रिलेटेड, इसी को कंटिन्यूएशन में है, मतलब फॉर्मूला यही लगेगा, टॉपिक अलग है। अब हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल in a uniform electric field
पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए देखो हमारे पास फोर्स का रिजल्ट तो है ही, टॉर्क तो हमारे पास है ही, तो टॉर्क किसके इक्वल है, पीई साइन थीटा। तो देखो आगे हमारे पास क्या है कि हमारे पास सिंपली एक डायग्राम वही है कि हमने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो उसमें उस डायपोल ने इतना रोटेटिंग फोर्स एक्सपीरियंस किया विच विल बी इक्वल्स टू स्टूडेंट्स पीई साइन थीटा, है ना। सो टॉर्क की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई, पीई साइन थीटा है। अब अगर ये डायपोल रोटेट कर रहा है तो उसके लिए कुछ वर्क डन तो होगा कि नहीं होगा। सो अब हमारे पास होगा कि अगर मैं डायपोल को रोटेट करा रही हूँ, उसको रोटेट कराने में सिंपली कितना वर्क करना पड़ रहा है। सो नेक्स्ट इज वर्क डन by an electric dipole in rotating it through a small angle d theta। सो यहां से dw की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, टॉर्क इंटू डी थीटा, राइट। अब स्टूडेंट्स dw इज सिंपली इक्वल्स टू टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या है, पीई साइन थीटा। सो ये हो गया पीई साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब इसकी लिमिट्स हमारे पास जा रही है थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। तो बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, डी थीटा है इसका मतलब मुझे साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा, पीई हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। सो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो गया जब 0 से W, तो पीई बार आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, तो हो जाएगा माइनस पीई, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। एंड नाउ दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस पीई माइनस थीटा 1। अब यहाँ पे भी हम डिफरेंट कंडीशन ले सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने इसमें केस 1 लिया, केस 1 सिंपली मेरे पास क्या है कि व्हेन द डायपोल इज initially aligned along the electric field, कि अब डायपोल को कैसे अलाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सो उसकी डायरेक्शन में अलाइन किया, तो मान लो कि थीटा 1 तो हमारे पास 0 हो गया। अब डायपोल पहले हमारे पास हमने ऐसे इंक्लाइन किया था, समझ रहे हो, ये मेरे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। हमने डायपोल को ऐसे इंक्लाइन किया, अब मैं इस डायपोल को इंक्लाइन कर रही हूं, जैसे मेरे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डायपोल मेरे पास इसी डायरेक्शन में इंक्लाइन है। सो बट ऑब्वियस हमारे पास थीटा 1 हमारे पास क्या हो गया, 0। और लेट सपोज योर थीटा 2 हमारे पास कितना है, थीटा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा माइनस थीटा 1 इज 0। कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, माइनस पीई कॉस थीटा। ये हमारे पास आ गया केस 1। नेक्स्ट केस है हमारे पास केस नंबर 2, when the dipole is initially at right angle सो डायपोल पहले हमारे पास परपेंडिकुलर है, इसका मतलब थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 90, और थीटा 2 को मैंने क्या रख दिया, थीटा। सो वर्क डन अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस पीई, यहाँ पे cos थीटा 2 हमारे पास क्या है, cos थीटा माइनस cos 90। मतलब ये मेरे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था यूनिफॉर्म। अब मैं डायपोल को कैसे रख रही हूँ, इस तरीके से परपेंडिकुलर। सो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सो cos 90 हमारे पास कितना होता है, 0।
सो यहाँ से W की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस पी ई कॉस थीटा कॉस 90 0. So U or work done is equals to minus PE cos theta. So that means यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का, दैट इट विल बी इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा. टॉर्क का रिजल्ट हमारे पास साइन की फॉर्म में आ रहा था, इसका किस में आ रहा है, कॉस की फॉर्म में आ रहा है. तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये टॉपिक सारे कंप्लीट हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस के, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे सब डेरिवेशंस कंप्लीट हैं. अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स की क्या क्या टाइप है. एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी यहीं पर डिस्कस कर लेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, सो दैट हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का अगर किसी स्टूडेंट ने इतना लेक्चर अच्छे से देख लिया सो वो बोर्ड का हर क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकता है. सो क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है. Question number 1. Now let's see the numericals. Question is saying that a free pith ball means हमारे पास एक बॉल है जिसका मास हमें गिवन है of mass 6 gram carries a positive charge of 1 by 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. What is the nature and magnitude of charge? But you have to find the nature and magnitude of charge. Magnitude of charge that should be given to a second pith ball. Fixed 5 centimeter vertically below the former pith ball so that upper pith ball is stationary. तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ी लैंग्वेज समझनी है, रेस्ट इट विल बी वेरी इजी. क्या है, हमारे पास एक पिथ बॉल है जिसका मास है 6 ग्राम एंड इट कैरीज अ चार्ज ऑल्सो. तो हमारे पास ये है मास इज इक्वल्स टू 6 ग्राम और इस पे एक चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 by 3 इंटू 10 to the power minus 7 कूलम. What is the nature and magnitude of charge? नेचर निकालना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है. That should be given to a second pith ball fixed 5 centimeter below the former pith ball. देखो अब मुझे अपर पिथ बॉल को स्टेशनरी रखना है, तो अगर मैं अपर पिथ बॉल को स्टेशनरी रख रही हूँ इसका मतलब उसके ऊपर या नीचे से जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, तभी तो वो हमारे पास क्या रहेगी, स्टेशनरी. सो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ये पिथ बॉल स्टेशनरी कब रहेगी, जब उसका जो वेट नीचे और ऊपर जो फोर्स लग रहा है दोनों फोर्सेस आपस में क्या हो जाए, बैलेंस. राइट. सो लेट कर लेते हैं हमारे पास, लेट प्लस Q2 एज्यूम कर लेते हैं, लेट प्लस Q2 बी द चार्ज गिवन टू लोअर पिथ बॉल. राइट. बस अब इतना समझने का था. Q की वैल्यू हमारे पास है, R हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर, मतलब अपर पिथ बॉल लोअर पिथ बॉल उनका सेपरेशन हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर.
सो हमारे पास कन्वर्ट करोगे, सो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। मास कितना है मेरे पास 6 ग्राम, सो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg। राइट। अब जब मेरे को अपर पिथ बॉल को स्टेशनरी रखना है, इसका मतलब मैं सिंपली ये बोल सकती हूँ कि उस पर जो फोर्स लग रहा है वो वेट को बैलेंस करे। सो अगर वो वेट को बैलेंस कर रहा है, सो एफ की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, mg। सो आई कैन से दैट when upper pith ball is stationary, अपर पिथ बॉल को जब हम स्टेशनरी रख रहे हैं, सो फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, mg। और फोर्स की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय आर स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू m इंटू g। बस आप सारी वैल्यूज को पुट कर दो। क्योंकि यहाँ पे हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं कूलम चार्ज का, क्योंकि हमारे पास एक अपर पिथ बॉल है और एक लोअर पिथ बॉल है। नाउ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ सिंपली 5 सेंटीमीटर। सो अगर दो चार्जेस किसी डिस्टेंस से सेपरेट हैं, सो वहां पे लगेगा कूलम्स फोर्स दिस मच। सो बस इसकी वैल्यू हमारे पास है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू हमारे पास है 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। Q2 हमें कैलकुलेट करना है, जो हमने Q मान लिया था, Q2 लिख सकते हो। R मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। मास की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6 ग्राम, तो 6 को चेंज कर लो किलोग्राम्स में। जी की वैल्यू है 9.8, कुछ नहीं दिया तो जी को 9.8 ही लेना पड़ेगा। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Q2 इन कूलम्स। इट्स अप्रॉक्सीमेटली, चेक कर लेना कैलकुलेशन, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली Q2 की वैल्यू आ जाएगी 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स ये सबको क्लियर होगा, सिर्फ क्वेश्चन को समझना था कि क्या बोल रहा है, दैट्स इट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास है दो चार्जेस हैं, एक है हमारे पास +20 माइक्रोकूलम और दूसरा है मेरे पास -20 माइक्रोकूलम। नाउ दे आर हेल्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the equatorial line at a distance of 50 centimeter from the center of a dipole। अब हमारे पास क्या है कि दो चार्जेस हैं, हमारे पास है +20 माइक्रोकूलम और दूसरा है -20 माइक्रोकूलम। उसको हमने कितने डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। इसका मतलब सिर्फ डायग्राम याद करो इक्वेटोरियल का, यानी कि हमें क्वेश्चन में r की वैल्यू दे रखी है 50 सेंटीमीटर। सो 50 सेंटीमीटर इज 50/100, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 मीटर। राइट। तो अब हमारे पास क्या है, अब ये दोनों का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, देखो ये हमारे पास एक डायपोल है 20 माइक्रोकूलम, दूसरा है मेरे पास -20 माइक्रोकूलम। कितने डिस्टेंस से सेपरेट है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेट है ना। मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पे। ये डिस्टेंस मुझे कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। अब चेक करो स्टूडेंट्स, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ
कि जो r है, ये डिस्टेंस है, दैट इज मच मच ग्रेटर देन 2a। इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। डायपोल का फॉर्मूला है इक्वेटोरियल का। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को जब हमने एक डिस्टेंस से सेपरेट किया और उसे इक्वेटोरियल एक्सिस पे रखा, सो इतना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बस अब सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। P को क्या लिख सकते हो? Q इंटू 2a। P कैसे फाइंड आउट करोगे? Q इंटू 2a। 2a मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। सो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20। सो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास कितना है? 1 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर का मतलब हमारे पास क्या हो गया? 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक, बस अब ये वैल्यूज को पुट करोगे, P की जगह आ गया 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। P ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन r क्यूब। r हमारे पास कितना आया? 1/2 मीन्स 0.5 होल क्यूब। सो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। हमारे पास क्या थी? SI यूनिट। सो हमारे पास क्वेश्चन हमने देख लिया कि अब बहुत सारे क्वेश्चन देखो 1 मार्क में ऐसे भी आते हैं कि चार्ज दे देंगे, किसी डिस्टेंस से सेपरेट कर देंगे। सो वहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल दे दिया और हमें ये पूछ लिया दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो P को चार्ज इंटू 2a कर दो, सिंपल। तो 1 मार्क में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। बट कीप रिमाइंड वन थिंग कि उसमें SI यूनिट को हमेशा चेंज करना होगा। जब तक SI यूनिट चेंज नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन हमारे पास नहीं होगा। So let's see more question. Now next question says that टॉर्क से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड और सेकंड? थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है? अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ two charges of 0.1 microcoulomb. Now they are separated by a distance of 2 सेंटीमीटर। अब उस डायपोल को हमने किसमें रख दिया है? डायपोल इज प्लेस्ड इन एन external field of 10 to the power 5 Newton per coulomb. What maximum torque does the field exert on the डायपोल? अब देखो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ प्लस माइनस 0.1 माइक्रोकूलम। सो प्लस माइनस सिंपली यहाँ पे क्या है कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव। सो हमारे पास यहाँ पे है प्लस 0.1 माइक्रोकूलम, दूसरा है मेरे पास माइनस 0.1 माइक्रोकूलम। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब इस डायपोल को मैंने किस में रखा है? एक्सटर्नल फील्ड में। सो ये डायपोल मैंने किस में रखा? एक्सटर्नल फील्ड। और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है? 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। क्या कैलकुलेट करना है? मैक्सिमम टॉर्क कैलकुलेट करना है। सो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन हमने पढ़ी अभी कि मैक्सिमम टॉर्क हमारे पास कब होगा? जब हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? 90 डिग्री होगी। सो इसका मतलब ये जो डायपोल है हम इसे ऐसे परपेंडिकुलर रख रहे हैं बेसिकली, राइट?
सो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पी ई साइन थीटा, डायपोल Q इंटू 2 है तो P कैलकुलेट करते हैं, Q की वैल्यू क्या है 0.1 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस इन दोनों में कितना है 2 सेंटीमीटर, मीन्स 2 इंटू 10⁻², सो ये हमारे पास हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻8, राइट। सो यहाँ पे P की वैल्यू होगी 0.2 इंटू 10⁻⁻8, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया 10⁵ एंड साइन 90, सो ये आ गया 0.2 इंटू 10⁻³ और यू कैन राइट इट एज 2 इंटू 10⁻⁴। ऐसा यूनिट देख लो, चार्ज इंटू में टॉर्क PE है ना, सो ऐसा यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, सॉरी न्यूटन मीटर। ऐसे देख लो ना, टॉर्क हमारे पास क्या होता था, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन, इन दोनों में जो डिस्टेंस है इस मीटर, सो इट इज न्यूटन मीटर। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, टॉर्क का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सो अब 1 मार्क के क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि 1 मार्क के क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं। देखो ये हमारे पास प्रीवियस ईयर CBSE में पूछा हुआ है 1 मार्क क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट में, बहुत सिंपल है। देखो, इन विच ओरिएंटेशन a dipole placed in an uniform field is in stable and the second one is unstable equilibrium, कि किस ओरिएंटेशन में हम उसे प्लेस कर रहे हैं। तो देखो, अब हमारे पास स्टेबल के केस में हमारे पास थीटा क्या होता है 0, अनस्टेबल के केस में स्टेबल आ जाएगा, सो हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अनस्टेबल के केस में हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है 180 डिग्री। कैसे, देखो ये हमारे पास यहीं पे बता देती हूँ, टॉर्क के केस में किया था। सो अगर यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास थीटा की वैल्यू 180 हो जाती है, थीटा की वैल्यू 180 पे टॉर्क क्या होगा PE साइन 180, साइन 180 हमारे पास क्या है 0, सो टॉर्क भी मेरे पास क्या होगा 0। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे है, सो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो कंडीशन आती है वो आती है 180 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो बाकी क्वेश्चंस सब बिल्कुल सिमिलर है, फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से इस चैप्टर के याद कर लेना, न्यूमेरिकल्स के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, सो डेरिवेशंस बहुत अच्छे से रट लेना। सो ये चैप्टर हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, मींस ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 दैट इज कंप्लीट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, जिसमें हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके देन स्टूडेंट्स, बाय।